तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का क्लासरूम के बेंच में पड़ा होता है। जब अचानक से उसे एक तेज झटका महसूस होता है, वो घबरा के उठता है। आंखों में कन्फ्यूज़न होता है। वो इधर उधर देखने लगता है, थोड़ा घबरा के सोचता है कि ये मैं कहाँ आ गया। इधर उधर देखते ही उसे समझ आता है कि वो किसी तरह से वापस उस टाइम आ गया है जब कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला था, सी किंगडम के नंबर 1 हाई स्कूल में एडमिशन के लिए। ग्रेड 03 क्लास 07 के स्टूडेंट्स चुपचाप अपने काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक वो लड़का झटके से उठता है और ज़ोर से चीख पड़ता है। पूरी क्लास उसकी तरफ घूम जाती है। सब हैरान और घबराहट और फ्रस्ट्रेशन में अपना बाल पकड़ लेता है और ज़ोर से बोल पड़ता है कि एक कैसा बुरा सपना है यार, अगर मुझे दोबारा जन्म लेना ही था तो कॉलेज में एडमिशन के बाद होता ना। फिर हमें दिखाया जाता है कि सदियों से ब्लू स्टार के लोग एक डरावनी मुसीबत से गुजरते आए हैं, सीक्रेट रियम के अटैक्स। ये अजीब सी जगह एक दूसरी दुनिया के गेट जैसे है जो डेंजरियस मॉन्स्टर्स से भरे होते हैं। कभी कभी ये मॉन्स्टर्स स्पेस के क्रैक्स का फ़ायदा उठा के ह्यूमन वर्ल्ड्स में घुस जाते हैं और पूरी तबाही मचा देते हैं। कुछ तो इतने पावरफुल होते हैं कि पूरा का पूरा देश भी ख़त्म कर सकता है। ये मौसम से कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए डेंजर बन गए थे। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए लोगों ने बीज जीन सिस्टम डेवलप किया, एक ऐसा सिस्टम जिसमें बीज जीन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इससे हर इंसान अपना मॉन्स्टर टेम्पलेट अनलॉक कर सकता है और अलग अलग पावरफुल एबिलिटीज़ मिल जाती है। सिर्फ ये वॉरियर्स ही है जो दुनिया को बचा सकता है। इसी वजह से उन्हें नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट और स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। अब ब्लू स्टार की दुनिया ऐसी टाइम में है जहाँ किसी का वैल्यू उसके मार्शल स्ट्रेंथ से डिसाइड होता है, बाकी सब चीज़ मैटर ही नहीं करती। असली पावर तो सिर्फ मार्शल कल्टीवेशन में ही है। एक मैकेनिकल सी आवाज़ उसके दिमाग में गूंजता है, वर्ल्ड रिवर्सल इंट्रोडक्शन कंप्लीट, बॉडी होस्ट फॉर रिवर्सल ही। वो कुछ समझ पाए उससे पहले ही आवाज़ फिर बोल पड़ता है, अब मेमोरीज इम्प्लांट की जा रही है। अचानक ही अनजानी यादें उसके दिमाग में जोर से घुसने लगता है। वो तकलीफ से अपना सिर पकड़ लेता है। मैं तो बस एक हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ। और हैरानी और घबराहट में धीरे से बोल पड़ता है। उसकी क्लास की एक लड़की उसकी तरफ देखती है और हंस पड़ती है। देखो ज़रा, इसे फिर से कोई बेकार सा नाइटमेयर आ गया है, वो मजाक उड़ाते हुए कहती है। एक दूसरा लड़का थोड़ा हंसी के साथ ताना मारता है और ये सोचता है कि एक कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लेगा। एक और लड़की आंखों को घुमाते हुए कहती है, क्यों नहीं बस छोड़ देता सब कुछ, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है। ऐसे लोगों को तो सीधे घर जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लेनी चाहिए, वही करते करते मर जाए। ये सुनकर ही अपने हाथ जोर से बंद करते हुए सोचता है, हर बुलेट प्रोटैगनिस्ट की कहानी में एक फिक्स विलन तो होता ही है। जैसे जैसे सब कुछ उसके दिमाग में क्लियर होने लगता है, उसे समझ आता है कि जिस बॉडी में वो अब है उसके असली मालिक की क्लास में कोई खास इमेज नहीं थी। उसके माँ बाप के साथ दूसरे साल में एक भयानक हादसा हुआ था, जिसके बाद वो ट्रेनिंग और पढ़ाई दोनों से ही अलग सा हो गया था। कभी एक ठीक ठाक स्टूडेंट था, लेकिन हादसे के बाद उसके मार्क्स लगातार गिरते गए और आखिर में वो एक क्लास का एवरेज स्टूडेंट बन गया। ओह, तो ये सीन था। यही सोचता है, सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ रहा है। पहले वाली लड़की उससे गुस्से से देखती है, चेहरे पे क्लियरली इरिटेशन होती है। क्या घूर रहा है? और तीखीपन से बोलती है, ये मार्शल आर्ट्स की क्लास है, अगर फाइट करनी है तो सीधे सामने आ जा। यही थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो सीरियस मोड में आ जाता है। मैंने क्या ही किया है, वो सोचता है। ना तो किसी को देख रहा था, बस अपने ख्यालों में उलझा हुआ था। पहले भी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाया था और अब सारा बर्डन उसी के सर आ गया है। अब भुगत तो मैं ही रहा हूँ, वो मन ही मन में कहता है। और तभी टीचर आगे बढ़ते हैं और स्टूडेंट से कहते हैं, सब रेडी हो जाओ, अब हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हम इंजेक्ट करने जा रहे हैं, तो अपने ऊपर भरोसा रखो। तुम सब ने 3 साल अपना फिजिक बनाने और अपनी मार्शल एनर्जी ट्रेन करने में लगाई है, सारी मेहनत इसी पल के लिए थी। और जो लोग अब तक इसे सीरियसली नहीं ले रहे थे, ही मन सोचता है, ये तो सीरियसली मजाक लग रहा है। ऐसा भी नहीं था कि सब कुछ मैं ही लाइटली ले रहा था, पर अब तो लगता है कि मैं ही कल्प्रिट हूँ, तो अब घबराने से क्या होगा। वो एक गहरी सांस लेता है, थोड़ा काम होता है और सोचता है, अब जब ये बॉडी मेरी है तो सब कुछ सही करना पड़ेगा। जो कुछ भी गड़बड़ छोड़ा गया था अब मुझे ही हैंडल करना होगा। अब हमें जीन इंजेक्शन हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जेनेटिक इंजेक्शन कॉन्फ्रेंस चल रही होती है।
एक स्टूडेंट अपने दोस्त के कान में धीरे से कहता है, तुझे क्या लगता है ये क्या अवेकन करेगा? शायद टायर 3 माउंटेन स्प्लिटर या फिर टायर 4 सी बीच ड्रैगन। उसका दोस्त हर किसी हंसी में कहता है, मुझे तो लगता है ये सिर्फ टायर 1 का म्यूटेंट बीस्ट निकलेगा। दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। तभी एक मशीन से हल्की सी हमिंग आवाज़ आती है और उसके अंदर कुछ टेस्ट ट्यूब्स दिखाई देने लगते हैं। फिर टीचर आगे बढ़ता है और उनके तरफ इशारे करके कहता है, ये है जीन अवेकनिंग सीरम। इसमें हर एक मैजिकल बीस्ट का असली जेनेटिक मटेरियल्स है जो इंसान वॉरियर्स ने रिकॉर्ड किया है। जब इंजेक्ट किया जाएगा तुम्हारा बॉडी किसी एक जीन को रैंडमली एब्जॉर्ब करेगा और उसके हिसाब से एक एबिलिटी जागेगी। जनरली जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा बॉडी होगा उतना पावरफुल जीन तुम्हें मिलेगा। इंजेक्शन के टाइम घबराना मत, शांत रहो और जो पावर तुम्हारे अंदर आए उसे एक्सेप्ट करो। फिर टीचर एक एक करके नाम लेने लगता है और स्टूडेंट आगे जाके इंजेक्शन लेता है। जैसे ही सीरम उनके अंदर जाता है हॉल चीखों से भर जाता है। यही सब देख के शौक होता है और धीरे से बोलता है, ये लोग इतना वियर्ड तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? लगता है ये काफ़ी टफ होने वाला है। फिर वो एक गहरी सांस लेता है, जो भी हो मैं कर रहा हूँ। बिना किसी हेजिटेशन के वो सीरम अपने गर्दन में इंजेक्ट कर देता है। थोड़ा एंशियस फील करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो कंफ्यूज होकर अपने टीचर की तरफ देखता है। टीचर उसे देखता है और थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, तुम में तो कोई फ़र्क नहीं लग रहा। वो हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, शायद मुझे फेक डोज मिल गया है। तभी पीछे से वही लड़की जो पहले दिखी थी जोर से हंस पड़ती है। इसे देखो ज़रा, वो मजाक उड़ाती है। लगता है इसके अंदर तो कुछ भी अवेकन नहीं हुआ। वो अपने हाथ बांध के खड़ी हो जाती है और एटीट्यूड के साथ कहती है, एक वॉरियर जो अवेकन नहीं कर पाया वो एक पंखों के बिना चिड़िया जैसा होता है, बिल्कुल बेकार। अब तो ये टोटली यूजलेस हो गया है। ये तो तेरे लिए परफेक्ट है। अब तुझे वॉरियर बनने का नाटक भी नहीं करना पड़ेगा, सीधा घर जा और मौत का इंतज़ार कर। फिर यही सोचता है, ये लड़की कितनी एनोइंग है यार, हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है बुली करने के लिए। अचानक से एक अजीब सी फीलिंग उसके अंदर दौड़ जाता है। वो एकदम से चौंक जाता है। एक कैसा एहसास है? तभी एक मैकेनिकल सी आवाज़ उसके दिमाग में गूंजती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, यू हैव एक्वायर्ड द इन्फिनिट मॉन्स्टर टेम्पलेट। उसकी आंखों के सामने एक ग्लोइंग पैनल अपीयर होता है जिसमें उसके नए अनलॉक हुए स्टेट्स चमक रहे होते हैं। लड़की उसके चेहरे का बदला हुआ एक्सप्रेशन देखती है और थोड़ा इरिटेट होकर बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? अगर अवेकन नहीं हुए हो तो एक्टिंग मत करो, समझे? यही उसकी बात इग्नोर करता है, धीरे से सर उठाता है और सीरियस टोन में कहता है, यहाँ से चले जाओ। लड़की सरकास्टिकली हंसी छोड़ती है और बोलती है, हम क्यों जाए, तुम कौन हो हमें बोलने वाले? यही एक गहरी सांस लेता है। उसके आंखों में एक अजीब सा चमक आ जाता है, कुछ अलग, कुछ डेंजरियस और ठंडे लेकिन वार्निंग भरे अंदाज में कहता है, अगर अभी नहीं गए तो बाद में जाने का मौका भी नहीं मिलेगा। जैसे ही वो अपना पावर अनलिश करता है एक इनविजिबल शॉकवेव उसके बॉडी से निकलता है, ज़मीन तक हिल जाता है। लड़की तो बिल्कुल भी रेडी नहीं होती, वो हवा में उछल जाती है और पीछे जाके जोर से गिरती है। पूरे हॉल में एकदम साइलेंट छा जाता है। फिर एक स्टूडेंट शॉक में बोल पड़ता है, ए क्या था भाई? और एक दूसरा लड़का आंखें फाड़ के देखता है और बोलता है, किस लेवल की पावर है ये? एक और स्टूडेंट ऑलमोस्ट गिरता हुआ कहता है, उसका ऑरा ये बहुत पावरफुल लग रहा है। एक एक करके सब स्टूडेंट्स पीछे हटने लगते हैं। किसी से संभाला ही नहीं जा रहा होता, जैसे हवा ही उन्हें धक्का दे रहा हो। पूरा एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है और सबका शक्ल पे एक ही चीज़ लिखा होता है, ये बंदा नॉर्मल नहीं है। एक लड़की की नज़र यही से टकरा जाता है, वो वही जम जाता है। एक और स्टूडेंट धीरे से बोल पड़ता है, क्या कोई मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है यहाँ? और तभी सिस्टम की आवाज़ एक बार फिर गूंजती है, रैंक टेम्पलेट अनलॉक, मेड फ्लेम डिमोला, ब्लड लाइन एबिलिटीज, स्कॉर्चिंग ब्रेथ, मोल्टन पल्स, स्पोर एब्जॉर्प्शन, एडवांस फॉर्म, फ्लेम लॉर्ड डिमोला, अनलॉक व्हेन कंपेबिलिटी रीचेस 100%। ये आवाज़ सुनकर यही की आंखों में एक अलग सा चमक आ जाता है। वो हल्का सा मुस्कान के साथ कहता है, तो ये है मेरा गोल्डन फिंगर। हॉल में सब एकदम शॉक में आ जाता है।
धीरे धीरे स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगता है, ब्रो ओ ही था ना। और एक लड़का सरप्राइज होके बोलता है, उसने सिर्फ और से सबको उड़ा दिया, सीरियसली। फिर और एक दूसरा लड़का घबरा के कहता है, वंग सिंह तक को नॉकआउट कर दिया। फिर और एक लड़की बोलती है, और उसने तो सेकेंड टायर मैजिकल बीस्ट अवेकन किया था, फ्लेम क्लो स्कॉर्पियन। सब उसे देख रहे होते हैं जैसे अभी यही कोई और इंसान हो। खुद यही भी बस हल्का सा स्मार्ट करता है, जैसे कह रहा हो अभी तो सिर्फ स्टार्ट है। यही एक गहरी सांस लेता है, थोड़ा कैजुअली अपना हाथ हिलाता है और रिलैक्स टोन में बोलता है कि आई एम सॉरी अबाउट दैट, मेरा प्लान इतना ड्रामा करने का नहीं था। अवेकनिंग के टाइम मैंने बोला था सब पीछे हो जाओ, पर सुनता कौन है मेरा। वो थोड़ा मुस्कुराता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और फिर तभी लाउड स्पीकर क्रैकल करता है और अनाउंसमेंट होता है, अटेंशन सारे थर्ड ईयर अवेकन स्टूडेंट्स, टेस्टिंग बिल्डिंग के लिए तुरंत निकल जाओ। वहाँ पे तुम्हारे मैजिकल बीस्ट जिन और मार्शल आर्ट्स लेवल का इवेल्युएशन होगा। रिपीट, सभी स्टूडेंट्स जिन ब्रेक टू डिटेक्शन रूम में रिपोर्ट करें। और फिर तभी टीचर सामने आता है और एक ह्यूज स्कैनिंग मशीन की तरफ हाथ से इशारा करता है। ये डिवाइस तुम्हारा मैजिकल बीस्ट ब्लड लाइन और मार्शल लेवल चेक करेगा। चलो एक एक करके लाइन में आ जाओ। टीचर कुछ समझा रहा होता है और स्टूडेंट्स बैकग्राउंड में धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। और तभी लाउड स्पीकर से फिर एक बार अनाउंसमेंट होता है, हमारे क्लास का ली1 टियर 3 मैजिकल बीस्ट ब्लड लाइन अवेकन कर चुका है, स्विफ्ट स्पाइन बग। एक सेकंड के लिए सब चुप हो जाता है, फिर हल्की हल्की बातें गूंजने लगता है। क्या ली1? वो तो एकदम एवरेज था, अब सीधा नंबर 1 बन गया। फिर दूसरा अनाउंसमेंट होता है, चूहो ने टायर 3 आइस डीमन ड्रैगन ब्लड लाइन अवेकन किया है। सब तरफ से शॉक रिएक्शन निकलता है। ब्रो दैट्स क्रेजी, एक लड़का बोल पड़ता है। वो तो पहले ही लेवल 9 मार्शल अप्रेंटिस था, अब तो हैंग सिटी का चैंपियन पक्का वही होगा। लोग एक दूसरे से कन्फ्यूजन और सरप्राइज में पूछने लगते हैं। और मिसलू का क्या, उसका रिजल्ट आया क्या? जब जवाब मिलता है सब लिटरली सुनते ही रह जाते हैं। स्टेज 04 रेयर ब्लड लाइन नेदर स्पैरो। व्हाट? मतलब पूरे प्रोविंस की टॉप स्कोरर बन गई हो। सब शॉक हो जाता है और टेंशन क्लियरली हवा में फील होता है। भीड़ में लोग धीरे धीरे आपस में बातें करने लगता है। अगर स्टेज 4 ब्लड लाइन बीस्ट अपने फुल फॉर्म में आ गया ना, तो आधा शहर ही उड़ जाएगा। उसके सामने तो नॉर्मल वॉरियर्स कुछ भी नहीं होते। लिटरली एंड्स सिर्फ ग्रैंड मास्टर ही टिक पाता है। यही ब्रॉडकास्ट देख रहा होता है और सोचता है, अब तक जितना भी 20 टेम्पलेट अवेकन हुआ है सब स्टेज 3 या स्टेज 4 में क्लासिफाइड है, तो मेरा टेम्पलेट क्लास कैटेगरी में क्यों आया है? और फिर तभी अचानक टीचर की आवाज़ आता है, यही तुम आगे आओ। यही थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, हल्का सा फ्रस्ट्रेशन के साथ धीरे से बोलता है, ये सब कुछ हाथों से निकला जा रहा है। जैसे ही वो मशीन की तरफ बढ़ता है, उसका ध्यान सबकी नज़रों पर पड़ता है। सबकी आंखों में एक ही चीज़ चमक रहा होता है, क्यूरोसिटी। उस मोमेंट पे उसे एहसास होता है ये दुनिया सच में मार्शल पावर के आसपास ही घूमता है। जैसे ही यही मशीन के पास जाता है, एक स्टूडेंट धीरे से बोल पड़ता है, जिस तरह का ऑरा इसने पहले रिलीज़ किया था, इसका लेवल तो काफ़ी हाई होगा। दूसरा सोचता है, आखिर कौन सा ब्लड लाइन होगा जिसमें अवेकनिंग के बाद इतना प्रेशर हो। स्टूडेंट्स हल्की हल्की बातों में कहने लगता है, हमारा क्लास तो लिटरली एक ब्रेक थ्रू विटनेस कर रहा है। और एक लड़का जो चुपचाप यही को देख रहा होता है, मन ही मन सोचता है, ये बंदा शायद वाकई इंटरेस्टिंग निकलेगा। यही मशीन के अंदर स्टेप इन करता है और सबकी नज़र स्क्रीन पर टिक जाता है। जब रिजल्ट आता है, स्क्रीन पर लिखा होता है, मार्शल डिसाइपल स्टेज 3 बीस्ट ब्लड लाइन अननोन। पूरा रूम एक सेकंड के लिए बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। फिर अचानक से हंसी फूट पड़ती है। स्टूडेंट्स हंस हंस के बोलने लगते हैं, बस स्टेज 3? हाँ भाई, मेरी छोटी बहन भी मिडिल स्कूल में है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये तो सिर्फ शो ऑफ कर रहा था। यही बस चुपचाप खड़ा रहता है। सबकी हंसी
ताने उसके आसपास गूंज रहे होते हैं। स्टूडेंट्स अब भी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। स्टेज 3 पे कोई ढंग का ब्लड लाइन होता भी है क्या? जो ओरा पहले दिखाया था सब ओवर हाइप था यार। वो पुराना लूजर ही तो है, कुछ नहीं बदला। यही बिना किसी रिएक्शन के मशीन से स्टेप आउट करता है, एकदम काम। अंदर ही अंदर सोचता है, मुझे पता था सिस्टम ने टेम्पलेट डिटेक्ट नहीं किया, पर इसी वजह से इन्फिनिट मॉन्स्टर टेम्पलेट का प्रॉम्प्ट एक्टिवेट हो गया। फिर उसके दिमाग में एक रियलाइजेशन फ्लैश होता है, मेरा टेम्पलेट इन सब से अलग है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि मैं मॉन्स्टर टेम्पलेट बार बार ले सकता हूँ जब तक मैं कंडीशन पूरा करता रहूँ। ये सोचते ही उसका एक्साइटमेंट अलग लेवल पे चला जाता है। वो हल्की सी हंसी से शुरू करता है, फिर हंसना कंट्रोल ही नहीं कर पाता, एकदम खुल के हंसने लगता है। हाँ, तो अब समझा मैं तो हाई स्कूल में ही मॉन्स्टर किंग बनने वाला हूँ। वो ऑलमोस्ट खुद से बोल पड़ता है और लोग उसकी तरफ कन्फ्यूज और शौक नज़र से देखता है। उस मोमेंट पे उसके चेहरे पे सिर्फ एक चीज़ होती है, प्योर कॉन्फिडेंस। फिर हमें टीचर के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। यही सामने बैठा होता है। टीचर उसे देखता है और पूछता है, तुम सच में ब्रेक लेना चाहते हो? घर से पढ़ाई करोगे फिर वापस आओगे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए? फिर थोड़ा डाउट भरे अंदाज में कहता है, तुम्हें लगता है तुम घर पे सच में पढ़ पाओगे? यही सीधे उसके आंखों में देखता है और कहता है, मैं सीरियस हूँ, मुझे सच में इम्प्रूव करना है। मैं काफ़ी पीछे छूट गया हूँ और मुझे स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वो दिल से एक्सप्लेन करता है, अगर मैं सबके फ्लो के साथ चलता रहा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मुझे कुछ अलग करना होगा। टीचर थोड़ा गहरी सांस लेता है, फिर कामली कहता है, मैं तुम्हारा बात समझ रहा हूँ, यही पर सच ये है, एक वॉरियर बनने का रास्ता कॉलेज से ही जाता है। हाँ, तुमने ब्लड लाइन अवेकन की है, लेकिन तुम्हारा बेस अभी भी वीक है। इस कंडीशन में एंट्रेंस क्लियर करना मुश्किल है। बेटर होगा तुम इस साल दोबारा ट्राई करो। फिर सॉफ्टली कहता है, ज़्यादा जल्दी मत करो, यही हर चीज़ का टाइम होता है। लेकिन यही रुकता नहीं है। वो थोड़ा डेस्परेट हो जाता है और कहता है, सर प्लीज़ मुझे मौका चाहिए, मेरा ब्लड लाइन पावरफुल है, अगर मैं दिल से ट्रेन करूँ तो मैं ज़रूर सक्सेसफुल हो सकता हूँ। यही टीचर की आंखों में देखता है और कहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा किसी ऐसी चीज़ के बारे में, बस एक बार मेरी आंखों में देखिए सर। टीचर कुछ सेकंड तक उसका चेहरा ऑब्जर्व करता है, फिर धीरे से बोलता है, ये आंखें मुझे सिंसियर लग रही है। थोड़ी देर सोचने के बाद टीचर मान जाता है, लेकिन साथ ही वार्न करता है, ठीक है जैसा तुम चाहो, पर याद रखना अगले साल तुम्हें यंग वॉरियर सेंटर में वापस आके साल रिपीट करना ही पड़ेगा। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है। यही अपने माइंड में थोड़ा हिसाब लगा रहा होता है। उसके पेरेंट्स का घर अराउंड 6 लाख में गिरवी रखा गया था और एक्सीडेंट का कॉम्पनसेशन से उसके पास अब 10 लाख से भी ज़्यादा आ चुका है। अब उसके पास काफ़ी ठीक ठाक पैसा है, एक सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट। वो अपने आप से सोचता है, अब स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो नॉर्मल वॉरियर्स की तरह ट्रेनिंग करके लेवल अप करूँ, या फिर तामुरा टेम्पलेट के कॉम्पेबिलिटी रेट को बूस्ट करूँ। फिर उसे इन्फिनिट मॉन्स्टर टेम्पलेट का डाटा याद आता है। हर टेम्पलेट सिर्फ 1 पॉइंट से ही स्टार्ट होता है, लेकिन तामुरा के पास तो 3 पॉइंट थे। फिर वो थोड़ा कन्फ्यूज होकर सोचता है, तो बाकी के 2 पॉइंट आया कहाँ से था। थोड़ा लॉजिक लगाने के बाद उसे एक चीज़ क्लियर हो जाता है, वो जेनेटिक अवेकनिंग सीरम उसने ही कॉम्पेटेबिलिटी को 2 पॉइंट तक बढ़ा दिया होगा। और तब उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक करता है, इस दुनिया में जीन सीरम सिर्फ अवेकन करने के लिए नहीं, बल्कि टेम्पलेट को अपग्रेड करने के लिए भी काम आता है। वो एक पल के लिए रुकता है, फिर डिसाइड करता है, इनलेस ट्रेनिंग से बेटर है थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके डायरेक्टली कॉम्पेटेबिलिटी बूस्ट करूँ। एक हल्की सी एक्साइटमेंट उसके अंदर दौड़ जाता है। बस अब ज़्यादा सोचने का नहीं, जितना जल्दी हो सके एक अच्छा जीन एनहेंसिंग सीरम ले लेना है। अब हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यही अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड स्वाइप कर रहा होता है, लेकिन उसी मोमेंट एक अजीब सी सेंसेशन उसके पूरे बॉडी में दौड़ जाता है। एकदम से वो हर किसी के आसपास का ऑरा महसूस करने लगता है। वे ये क्या हो रहा है? तभी उसे समझ में आता है, यह तो हर कोई अपना ब्लड लाइन अवेकन कर चुका है। डेमोला टेम्पलेट अवेकन करने के बाद उसके अंदर एक नई एबिलिटी एक्टिवेट हो गई है,
लाइफ मैग्नेटिक फील्ड। इस पावर के थ्रू वो किसी भी जिंदा चीज़ का लाइफ सिग्नल पिक कर सकता है, जैसे किसी के अंदर की एनर्जी, उनका ब्लड, उनकी बीस्ट लाइक इंसिन, सब कुछ अब वो क्लियरली फील कर पा रहा होता है। वॉरियर्स के अंदर से निकलती एनर्जी, उनका ब्लड जो लिटरली जलता हुआ आग की तरफ फील हो रहा होता है। ये सब इतना इंटेंस होता है कि ईही के अंदर फाइट करने की एक अलग ही क्रेविंग जाग जाता है। डैम, कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। फिर उसे याद आता है डेमोला सिर्फ कोई बीस्ट नहीं था, वो अपने वर्ल्ड का किंग ऑफ बीस्ट था। और अब उसका वो इंस्टिंक्ट ईही के अंदर भी स्लोली जाग रहा है। लेकिन सच तो ये है कि ईही अभी बिगिनर है, अभी फाइट करना उसके बस की बात नहीं। तो वो एक गहरी सांस लेके वो बीस्ट अर्ज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और फिर मन ही मन सोचता है, जब मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा ना, तब दुनिया खुद देखेगी असली मॉन्स्टर किंग कौन होता है। जैसे ही ईही अपने ख्यालों में खोया होता है, एक लड़की अचानक से उसका कंधा पकड़ लेती है और बोलती है, ओए, ऐसे बिना सोचे समझे लोगों से पंगा लेना बंद करो। ईही थोड़ा कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखता है और बोलता है, मैं तो एक्चुअली किसी से फाइट करने का सोच भी नहीं रहा था। लड़की थोड़ा सा कंधा हिला के कैजुअली बोलती है, ठीक है, शायद तुमने अभी अभी अपना मॉन्स्टर जीन अवेकन किया होगा, इसलिए कंट्रोल में नहीं रह पा रहे हो। फिर पूछती है, बाय द वे, तुम वॉरियर सेंटर में आए क्यों हो? ईही थोड़ा रिलैक्स होकर कहता है, मैं जेनेटिक मेडिसिन लेने आया हूँ, पर ये जगह काफ़ी कन्फ्यूजन है, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है, तुम हेल्प कर सकती हो क्या? ये सुन के लड़की थोड़ा हैरान होकर कहती है, जेनेटिक मेडिसिन तुम इस स्टेज पे ही यूज़ करने की सोच रहे हो? यही थोड़ा हैरान होकर पूछता है, हाँ क्यों, उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? लड़की अपना सर हिलाते हुए कहती है, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन जेनेटिक मेडिसिन सस्ता चीज़ नहीं है और अगर ज़्यादा बार यूज़ किया तो बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है, इफ़ेक्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर वॉरियर्स तब तक वेट करते हैं जब तक उनकी ब्लड लाइन पावर किसी बोटलनेक पे ना पहुंच जाए, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। फिर यही पूछता है, तो एक जीन पोषण का कॉस्ट कितना होता है? लड़की कैजुअली कहती है, तुम्हारे करंट लेवल पे सिर्फ बिगिनर टाइप सॉलिड पोषण यूज़ कर सकते हो और वो भी 4 लाख के आसपास पड़ता है। यही का मुंह लिटरली खुला रह जाता है, व्हाट, इतना महंगा? अपनी टोटल सेविंग्स भी उड़ा दूँ ना, तभी भी 5 से ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर सकता मैं। थोड़ा सोचने के बाद वो हेजिटेट होकर पूछता है, क्या तुम्हें कोई ऐसा बंदे के बारे में पता है जो डिस्काउंट दिलवा सके? लड़की अपने पॉकेट से एक ब्लैक कार्ड निकालती है, थोड़ा स्मग करते हुए बोलती है, ये लो, काम आ सकता है। साथ ही एक बिजनेस कार्ड भी थमा देती है और बोलती है, वेटरन वॉरियर का रेफरल है, इसमें तुम्हें थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर ही कार्ड पे नज़र डालता है और जैसे ही नाम पढ़ता है वो शॉक हो जाता है, जुआन हिली, 4th रैंक मार्शल आर्टिस्ट। वो तुरंत थैंक यू बोलता है, लेकिन लड़की बस चिल वे में हाथ हिला के बोलती है, अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। यही एक गहरी सांस लेता है और मन ही मन सोचता है, ऑलराइट, अब टाइम है एक क्रेजी शॉपिंग स्प्री का। और बिना किसी डाउट के वो तुरंत अपने मॉन्स्टर जर्नी के लिए सब कुछ खरीदने शुरू कर देता है, सीरम्स, गियर, पोशंस, जो भी चाहिए सब। फिर हमें यही का रूम का सीन दिखाया जाता है। यही तकलीफ़ में चीख रहा होता है, उसकी बॉडी से एक हैवी ऑरा निकल रहा होता है, जैसे उसकी बॉडी का हर पार्ट जल रहा हो। थोड़ी देर बाद वो एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, तो ये होता है लेवल अप करने का फीलिंग। हर बार जब वो जीन पोषण इंजेक्ट करता है, उसका बॉडी थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन लास्ट डोज तक आते आते इम्प्रूवमेंट बेयरली नोटिस हो पाता है। वो थोड़ा बैठ के सोचता है, जैसे जैसे मेरा बॉडी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, वैसे वैसे म्यूटेशन ट्रिगर करना और मुश्किल हो रहा है। हीरो हल्का सा स्माइल करता है और बोलता है, ये इतना भी बेकार नहीं है, सिर्फ कुछ ही मिनट में वो सब अचीव कर चुका होता है जो लोग 3 साल में स्ट्रगल करके करते हैं, और वो भी सिर्फ बेसिक फिजिकल स्टेट्स पे। और अगर वो डेमोला का ब्लड लाइन पावर एक्टिवेट करे तो शायद उसका टॉप स्कोरर बनना रियली पॉसिबल हो।
वो थोड़ा मजाक में हंस के कहता है, अगर चीट मोड में होके भी जीनियस लोगों को बीट नहीं कर सकता तो फिर ये चीट किस काम का। फिर ही डिसाइड करता है कि उसको अब सीक्रेट रेल्म के तरफ निकलना चाहिए। सीक्रेट रेल्म्स को उनके रैंक के हिसाब से क्लासिफाई किया गया होता है, ई से लेकर एस तक। जितना हायर रैंक उतना ही डेंजरियस और पावरफुल बीस्ट। एस क्लास रैम में जो बीस्ट होते हैं वो ह्यूमंस के कंट्रोल के कम्प्लीटली बाहर होते हैं, और अगर वो कभी रियल वर्ल्ड में घुसा है तो लिटरली एपोक्लिप्स आ जाएगा। यही एक ई स्टेज नंबर 3 एक ई लेवल सीक्रेट रैम में पहुंचता है। वो आसपास देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और सोचता है, यहाँ तो मैंने जितना लोग एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा कम लोग हैं। फिर सोचता है शायद इसलिए क्योंकि यह रैम काफ़ी पुराना हो चुका है, जो भी वैल्यूएबल रिसोर्सेज था सब पहले ही लूटा जा चुका होगा। अब सिर्फ छोटा मोटा बीस्ट ही बचा होगा रूकीज़ के प्रैक्टिस के लिए। वो काउंटर पे जाके स्टाफ से कहता है, मैंने सीक्रेट रैम नंबर 3 के लिए टिकट बुक किया था। और फिर तभी स्टाफ एक डेथ एग्रीमेंट फॉर्म उसके सामने ला के रख देता है और कहता है साइन करना मैंडेटरी है, बिना इसके एंट्री अलाउ नहीं है। फिर हाथ में टिकट लेके यही आगे बढ़ता है और उस ग्लोइंग पोर्टल के सामने जाके खड़ा हो जाता है। फिर हल्का सा स्माइल करके कहता है, तो ये है सीक्रेट रैल्म रिफ्ट। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा होता है और वो धीरे से बोलता है, इधर से शुरू होता है मेरा जर्नी किंग ऑफ बीस्ट बनने का। और बिना किसी हेजिटेशन के यही सीधा रैल्म के अंदर जंप कर देता है। जब वो अंदर लैंड करता है तो आसपास देखकर एकदम शॉक हो जाता है और सोचता है टेक्स्ट बुक में तो बहुत पढ़ा था सीक्रेट रैल्म के बारे में, लेकिन सामने से देखना ये कुछ और ही लेवल का है। डैम, यहाँ तो स्टार स्काई भी दिख रहा है। वो रैल्म के अंदर का सीन देख ही रहा होता है, पीछे से एक फर्स्ट क्लास ब्लेड फॉग रैबिट उस पर अटैक कर देता है, लेकिन यही तुरंत रिएक्ट करता है और हवा में ही बीस्ट को पकड़ लेता है और बोलता है, इसे लगता है मैं नोटिस नहीं करूँगा। अपना लाइट मैग्नेटिक फील्ड एबिलिटी यूज़ करके वो उस बीस्ट को ईजिली मार देता है। फिर उसका मैजिक कोर उठाता है और उसे घूरने लगता है और कहता है, वाइट कोर ये तो एवरेज क्वालिटी का है, शायद इसका 1000 यूएन ही मिलेगा। एक छोटी सी स्माइल करता है और बोलता है, बस 1 मिनट में ही 1000 कमा लिया, इसे ही कहते हैं एफिशिएंसी। लोग पूरे महीने काम करके 3-4 हज़ार कमाते हैं और मैंने तो एंट्री लेते ही 1000 कमा लिया। वो फिर सोचता है, लेकिन लो लेवल कोर्स से तो ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा। अगर रियल प्रॉफिट चाहिए तो मुझे कम से कम सेकेंड रैंक बीस्ट ढूंढना पड़ेगा। जैसे ही वो ये बात सोचता है, एक डीमन कॉर्प्स बग एक सेकेंड रैंक बीस्ट सामने आ जाता है। यही थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है, ये लो, बात करते ही हाजिर हो गया। ई क्लास सीक्रेट रैम में वो तुरंत उस बीस्ट से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। उसे याद आता है उसने एनसाइक्लोपीडिया में पढ़ा था कि इसके बैक का सेल तो पूरा स्टील जैसा हार्ड है, लेकिन इसका एब्डोमेन सॉफ्ट आर्मर वही उसका वीक स्पॉट है। लेकिन तभी वो बीस्ट उस पर झट से जंप कर देता है और यही थोड़ा ऑफ गार्ड हो जाता है। वो तुरंत अपना मार्शल आर्ट मूव ट्राई करता है, हाइपर बीम, लेकिन कुछ भी नहीं होता। बीस्ट तुरंत पलट बार करता है, अपने हाथों से रेजर ब्लेड फेंक के मारता है। यही साइड हो जाता है, लेकिन शॉक में बोल पड़ता है, अरे भाई ये तो ब्लेड फेंक के मार रहा है। एक ब्लेड उसके जैकेट को छू जाता है, कपड़ा हल्का सा फट जाता है। यही अचानक से गुस्से में आ जाता है और कहता है, ब्रो आइडिया भी है, एक कितना महंगा आउटफिट है। उस मोमेंट पे उसे रियलाइजेशन होता है कि मेरे पास डेंटन एनर्जी भी है, ब्लड वाइटलिटी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरा मार्शल आर्ट्स मूव अभी भी वीक है, बस 50% तक ही स्ट्रेंथ यूज़ कर पा रहा हूँ। वो थोड़ा एनॉयड फील करता है और सोचता है, क्या फ़ायदा जब पूरा पोटेंशियल यूज़ ही नहीं कर सकता। और फिर तभी उसका अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड एक्टिवेट होता है, मैड डिमोला एम्पायर डीमन ब्लड लाइन। जैसे ही वो पावर ऑन करता है, उसका पूरा बॉडी मॉन्स्टरियस फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है। बीस्ट
फिर से जंप करता है, लेकिन इस बार यही सीधा उस विष के अंदर घुस जाता है और अंदर से उस क्रिएचर को चीर के रख देता है। पूरा ख़त्म, इंस्टेंट डेथ। फिर वो थोड़ा चिल एक्सप्रेशन में कहता है, अब जब मेरा ओवरऑल फिजिक 21 पॉइंट्स तक पहुंच गया है तो टियर 2 विष को मारना कोई बड़ा बात नहीं है। जैसे ही वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन डीएक्टिवेट करता है, उसका बॉडी लिटरली ओवरहीट होने लगता है। उफ, लगता है मैं कोई जेट इंजन बन गया हूँ। उसके बॉडी से इतना हीट जनरेट हो रहा था कि उससे एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर निकल पड़ता है। फिर उसका नज़र उसके तलवार पर पड़ता है और उसका मुंह तुरंत ऑफ हो जाता है और वो बोल पड़ता है, ब्रो सीरियसली 2.5 लाख का स्वॉर्ड और एक टियर 2 विष भी नहीं झेल पाया। ये तो मेरे साथ स्कैम हो गया, कंपनी को कंप्लेंट करना पड़ेगा, फुल बकवास क्वालिटी है। उसके बॉडी का एनर्जी लेवल बैटल के बाद काफ़ी लो हो जाता है और उसका पेट ज़ोर से आवाज़ करता है। फिर तभी हवा में एक अजीब सा लेकिन लाजवाब खुशबू फैल जाता है। यही कंफ्यूज हो जाता है, एक खुशबू कहाँ से आ रहा है? खाने का मन कर रहा है, बड़ी टेस्टी लग रहा है। फिर उसका नज़र डीमन कॉर्प्स बग का ग्रीन मैजिक कोर के ऊपर जाता है, जो अभी भी ज़मीन पर चमक रहा होता है और उसी से वो खुशबू आ रहा होता है। बिना सोचे समझे यही बोल पड़ता है, जो होगा देखा जाएगा, और वो सीधा कोर खा जाता है। जैसे ही वो कोर निकलता है, उसके बॉडी में एक वियर्ड ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। फिर यही देखता है उसका कंफर्टेबिलिटी बढ़ गया होता है। उसे तुरंत ही याद आता है उसने जिन पोशन पे लाखों रुपए उड़ा दिया और उससे सिर्फ 1% इंक्रीज हुआ, लेकिन इस एक ग्रीन कोर ने ही 0.3% कंफर्टेबिलिटी बूस्ट कर दिया। वो क्विकली कैलकुलेट करता है, अगर 3-4 ग्रीन कोर्स एक पोशन के बराबर है तो ब्लेड फोंग रैबिट के वाइट कोर्स तो और भी ज़्यादा होगा, शायद 1% तक। वो अपना मुट्ठी बंद करता है और बोलता है, मतलब मैंने जो पैसा जिन पोशन पे लगाया सब वेस्ट हो गया। थोड़ा सा गुस्सा करता है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन को डिटर्मिनेशन में बदल देता है और बोलता है, ठीक है, आज रात पूरी तरह से हंट करूँगा। वो अपना लाइफ मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट करता है और रेडी हो जाता है नेक्स्ट हंट के लिए। अगले दिन आफ्टरनून तक यही फाइनली सीक्रेट रैम से बाहर निकलता है। चलते चलते सोचता है, 9% कंपेटेबिलिटी तक तो कोर काम आ गया, अब और खाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो डिसाइड करता है अब इन्हें बेचना ही बेस्ट ऑप्शन होगा। अपना लूट चेक करता है, उसमें 20 वाइट मैजिक कोर्स और एक ग्रीन मैजिक कोर होता है। रिसेप्शन डेस्क पे जाके जब वो सब दिखाता है तो रिसेप्शनिस्ट की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बोलती है, आर यू सीरियस? तुम सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो और इतने सारे कोर्स ले आए? यही एकदम कैजुअली कहता है, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एक ग्रीन कोर देने के लिए मुझे 5 वाइट कोर जमा करना पड़ेगा, 1/10 लूट देना ही तो सिस्टम है ना। और उसने उसी हिसाब से हैंड ओवर कर दिया। वहाँ से निकलने के वक्त यही अपना दिमाग में हिसाब लगाता है, अप्रॉक्स 2 लाख CI क्रेडिट्स, नाइस। फिर कैजुअली अपना हाथ झाड़ता है और सोचता है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम तक अभी 9 दिन बाकी है,